नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BHU वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि BHU एंट्रेंस से पहले BHU वर्ल्ड हर बार आपके लिए BHU कैप्सूल कोर्स लाता है, जिसमें हम लोग शॉर्ट टाइम में अच्छा रिवीजन कर लेते हैं, जिससे एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन लगभग पूरी तरह से तैयार हो जाता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे डिजिटल बोर्ड है, मतलब BHU वर्ल्ड अब आपकी सुविधा के लिए लगातार अपने आप को डिजिटलाइज कर रहा है और बहुत जल्द हम लोग इसमें लाइव आपसे मिलने वाले हैं। अर्थात अब लाइव आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं सीधे और उसमें आप पढ़ाई करेंगे। देखिए, आज रीजनिंग का पहला कैप्सूल कोर्स जा रहा है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं पहले से ही रीजनिंग का इंपॉर्टेंस, कि किसी भी एग्जाम में जिसमें भी रीजनिंग या मेंटल एबिलिटी पूछी जाती है उसमें कितना इंपॉर्टेंट होता है। अगर इससे एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो एग्जामिनेशन देने वाले को सबसे ज्यादा परेशान करता है और यह सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। इस कारण रीजनिंग को हम लोग ध्यान से पहले पढ़े भी हैं। जो बच्चे हमारे में इनरोल्ड होंगे हमारे कोर्स में, वो पहले ध्यान से पढ़े भी होंगे, फुल लेक्चर अटेंड किए होंगे। और जो नहीं भी हैं, इस शॉर्ट टाइम में हम प्रयास करेंगे कि आपको उतना सिखा दें जिससे आपको एग्जामिनेशन में बैठने पे ये एकदम अननोन ना लगे। इस कारण इस कोर्स को आप पूरे ध्यान से पढ़ेंगे, सीखेंगे और इस वीडियो को पूरे अंत तक देखेंगे, क्योंकि यह वीडियो में ऐसा भी सवाल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, अगर आपके एग्जामिनेशन में आ गया तो आप डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। इस कारण आप इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग अभी से लेके काउंसलिंग तक आपसे लगातार जुड़े रहेंगे और काउंसलिंग के बाद अगर आपका एडमिशन BHU में हो जाता है तब भी हम आपके साथ हमेशा रहेंगे। इस कारण आप BHU वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखें। मैं बार बार यही बात कह रहा हूं, क्योंकि अब एग्जामिनेशन का सबसे पीक टाइम है और इस टाइम में अगर आप अपना कंसंट्रेशन खोते हैं या फिर आपका ध्यान भटकाव होता है तो आपको सबसे ज्यादा हानि करेगा। इस कारण आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इस लेक्चर में हम लोग अलग अलग चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे और कुछ कंसेप्ट को भी आपको सिखाएंगे, जिससे आपको एग्जामिनेशन में ज्यादा दिक्कत ना हो। तो अब हम लोग ज्यादा टाइम ना लेते हुए क्वेश्चन पे चलते हैं और हम लोग सीखने का प्रयास करते हैं। हम लोग का पहला सवाल आ गया सीरीज का। देखिए, यह सीरीज का क्वेश्चन है। ये सीरीज के क्वेश्चन में यहां पे देखिए, ए सीरीज इज गिवन विथ वन टर्म मिसिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर्म द गिवन वंस दैट विल कंप्लीट द सीरीज। सीरीज के क्वेश्चन आप पहले से भी जानते होंगे कि एक टर्म इसमें मिसिंग रखता है। हम लोग को कोई खास पैटर्न ढूंढते हुए अगला टर्म को क्या करना रहता है, ढूंढना रहता है। तो यही हम लोग अभी सीखेंगे। तो देखिए, यह क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3, 6, 9, 36, 41 ये हुआ। तो 3 से 6 कैसे जाया गया, तो हम जो मेन कोर्स के बच्चे होंगे उनको हम पूरा डिटेल से बताए हैं, लेकिन अभी हम कुछ शॉर्ट में बता रहे हैं, लेकिन फिर भी आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, 3 से 6 के पास हम लोग कैसे गए। 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे फिर भी 6 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। और देखिए, 3 में हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ेंगे फिर भी 6 तक आसानी से पहुंच सकते हैं। बात यह हुआ। लेकिन 3, 6, 9, 36, देखिएगा, अगर सीरीज के क्वेश्चन में कोई टर्म बहुत ज्यादा तुरंत उछल जाए, मतलब यहां देखिए 3, 6, 9 है, 10 के नीचे है और फिर 36 आ गया, मतलब बहुत हाई चला गया, तो हमको यह बात सोचना चाहिए कहीं ना कहीं से मल्टीप्लिकेशन का यूज हो रहा है। तो इसी चीज का हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए, 3 से 6 गया, 2 से गुना किए, उसके बाद क्या किया, 6 में हम लोग 3 जोड़ दिए तो क्या आ गया, 9 आ गया। तो हम लोग 9 तक चले गए हैं। अब 9 से 36 तक पहुंचना है, तो 9 से 36 तक हम लोग ऐड से भी पहुंच सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन से भी पहुंच सकते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन से अगर हम पहुंचेंगे तो देखिएगा 9 × 4, 9 × 4 क्या हो जाएगा, 36 होता है। तो यहां पे देखिए क्या पैटर्न हमको समझ में आ रहा है। सबसे पहले 3 में अगर हम इसी क्वेश्चन में आपको बड़ा करें तो देखिएगा, यहां पे आप 3 में हम लोग क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए। 3 में 2 से मल्टीप्लाई किए, 6 आया। 6 में हम लोग क्या किए, 3 जोड़ दिए। 6 में 3 हम लोग जोड़ दिए, तो पहले 2 से मल्टीप्लाई किए, फिर इसमें 3 क्या कर दिए, ऐड कर दिए, फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई किए। 4 से मल्टीप्लाई किए कि नहीं, तो 9 चौके 36 आ गया और इसमें क्या किए, 5 ऐड कर दिए। तो देखिए एक पैटर्न, 2 से गुना किए, 3 जोड़ दिए, 4 से गुना किए, 5 जोड़ दिए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पैटर्न समझ में आया कि नहीं आया। तो इसी चीज से अगर हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 और 24, 246, 246 हमारा सी ऑप्शन करेक्ट। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसी प्रकार से हम लोग सीरीज के क्वेश्चन को क्या करते हैं, समझते हैं कि
कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो बात समझ में आया। इसका 246 आंसर कैसे आया, यहाँ पे देखिए आपको प्लस इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 6 246, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा, फाइंड आउट द ऑड। इसमें देखिएगा, फाइंड आउट द ऑड वर्ड हमने बताया था, या फिर जो नहीं जानते वो भी समझे। अगर इस प्रकार से ऑड खोजने का है तो ऑड खोजने का अर्थ क्या होता है कि इन चारों में कोई 3 ऐसे हैं जो एक सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं और कोई एक ऐसा है जो इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो वही हमको पैटर्न क्या करना है, समझना रहता है। तो देखिए, रीजनिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट जो आप जानते होंगे ए से लेकर जेड तक, और उसका जो मुख्य नंबर होता है। बात समझ में आ रही है। तो अल्फाबेट अगर ए से जेड तक है तो उसका नंबरिंग जानना हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो नंबरिंग अगर हम जान गए तो इस किसी भी प्रकार के क्वेश्चन को, अल्फाबेट को हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिएगा, ई भी है। और मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक यही दे रहा हूं कि अगर अल्फाबेट से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके एग्जामिनेशन में तो सबसे पहले आपका काम होता है कि आप उसका नंबरिंग कर दें। आप अगर इसका नंबरिंग कर दें, जैसे देखिए, आप जानते हैं ई का कितना होता है, ए से लेके अगर हम जेड तक करें तो ए का 1 होता है और जेड का 26 होता है। उसी प्रकार से सब है ए से लेकर जेड के बीच में। बात समझ में आ रही है। तो ई का देखिए, ई का कितना होता है, ई का होता है 5 और भी का कितना होता है, भी का बताइए, यू का 21 और भी का 22। तो मतलब ये आ गया। जी का कितना होता है, जी का होता है 7 और टी का कितना होता है 20, होता है कि नहीं। जे का होता है 10 और क्यू का होता है 17, होता है कि नहीं। और एम का कितना हुआ 13 और ओ का कितना हुआ 15 हुआ। अब देखिए, बात करना है, सबको हम लोग नंबरिंग से कर दिए, नंबरिंग कर दिए। अब हमको इसमें अलग चुनना है। तो देखिए, यहाँ पे 22 और 5 है, 20 और 7 है, 10 और 17 है, 13 और 15 है। तो 22 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे बाबू तो यहाँ पे कितना आएगा 27 आएगा। यहाँ पे 20 और 7 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। यहाँ पे 10 और 17 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 27। और इसको अगर 13 और 15 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 28। बात समझ में आई। देखिए, 3 सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है और जो हमारा चौथा है वो किसके, इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि जो चौथा है वो तीनों से क्या है, अलग है। तो एम ओ इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई। इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन रहेगा और आपको अलग उसमें छांटना रहेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये चीज हमारा रहा। तो इस प्रकार से अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। और इसमें देखिए और भी तरह का रहेगा। जैसे ये तो अल्फाबेट का क्वेश्चन आ गया, कुछ क्वेश्चन इसमें डिजिट्स के रहेंगे, जिसमें डिजिट्स रहेगा, किसी का स्क्वायर रहेगा 3 और अलग नहीं होगा, कि प्राइम नंबर भी रहेगा। तो अलग अलग पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको हर एक पैटर्न को समझना होगा। अगर आप अभी तक प्रैक्टिस किए होंगे तब इस क्वेश्चन को देखते ही आप चुटकी में बना दिए होंगे, लेकिन अगर अभी तक भी आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं, फिर भी अगर आप प्रयास करेंगे तो इसे सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। दिए गए विकल्पों से संबंधित अक्षरों को चुनिए। मतलब इसमें क्या होता है, जो मैं आप देखिए, इसमें होता है कि डी एफ एच और जी आई के ये दोनों कोई एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, इससे ये संबंधित है। उसी प्रकार से पूछ रहा है एम ओ क्यू किससे संबंधित है, इन चारों में से। एम ओ क्यू इन चारों में से किससे संबंधित है, आपको ये पता करना है। आप कैसे करेंगे, मैं आपको अभी बताया था कि अगर आपको क्वेश्चन अल्फाबेट से रहे और आपको तुरंत कोई पैटर्न नहीं समझ में आ रहा है तो आप क्या करेंगे, आप इसका नंबरिंग कर देंगे सबसे पहले। तो हम नंबरिंग करके देखते हैं कोई पैटर्न क्लियर हो पाता है कि नहीं। देखिए एक बात और क्लियर समझ लीजिए कि ऐसा नहीं कि नंबरिंग हम किए और तुरंत हमारा आंसर आ जाए, लेकिन हमको नंबरिंग करने से बहुत ज़्यादा सहूलियत मिल जाती है। तो देखिएगा यहाँ पे डी है, तो डी का हम जानते हैं क्या होता है, 4 होता है। एफ का क्या होता है, 6 होता है। एच का क्या होता है, 8 होता है कि नहीं। जी का क्या होता है, 7 होता है। आई का क्या होता है, 9 होता है। और के का कितना होता है, यहाँ पे आई जे के, तो 10 हो गया। आई जे के 11, ठीक है। यहाँ पे अगर इसका 11 होता है, ठीक,
देखिए एक पैटर्न समझने का प्रयास करिए। यहां 4 है, यहां 7 है, इसमें क्या किया है 3 ऐड कर दिया है। यहां 6 है, यहां 9 है, इसमें क्या कर दिया है 3 ऐड कर दिया है। यहां 8 है, यहां 11 है, 3 ऐड कर दिया है। मतलब कि यहां देखिएगा DFH और GIK सब में क्या कर दिया है बाबू 3 ऐड कर दिया है। कर दिया है कि नहीं कर दिया है? जब इन तीनों में 3 ऐड करके अगला टर्म आया है तो हमको मालूम होना चाहिए कि यहां पे देखिए MOQ क्या है MOQ। अगर हम इन तीनों में 3 ऐड कर दें तो हम आंसर के पास क्या होता है पहुंच सकते हैं आसानी से। तो M में अगर हम 3 ऐड कर दें तो क्या होगा बात समझिएगा। यहां पे M का कितना होता है 13 होता है। या फिर अगर आप सीधा भी ना चले तो M NOP होता है कि नहीं से देखिए D है तो DEFG तीसरा नंबर पे आ गया। उसी प्रकार से M NOP यहां पे P आ गया। O है OPQR आ गया। Q है QRST PRT आया कि नहीं आया? तो PRT ऑप्शन में हम देखते हैं। अच्छा PRT हमारा पहला ऑप्शन है। तो बात समझ में आ रही है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको सिखा दूं। आप M में 3 जोड़े तो आपको P आ गया P। तो P हम देखते हैं कि ऑप्शन के किसी पहले नंबर पे P है कि नहीं है। हम लोग देखें कि सिर्फ A नंबर ऑप्शन पे पहले में P है, सिर्फ A नंबर है पहले पे P है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। तो इन तीनों को हम पहले ही क्या करेंगे खत्म कर देंगे। हमारा सीधे आंसर P होगा। हम लोग R और T नहीं जोड़ने लगेंगे, इससे हमारा टाइम बचेगा। एग्जामिनेशन में टाइम का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर आप सेकंड बचाते हैं तो आपको कहीं ना कहीं काम देगा। आप रीजनिंग में टाइम बचा लिए तो आपको मैथ में काम देगा, आप उसके बाद जीके जीएस में और भी काम देगा। तो आप इस सब चीज को समझते रहिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन रहे तो हम लोग इसको बनाते हैं। देखिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा इसी टाइप का है, लेकिन इसमें क्या कर दिया है, इसमें हमारा डिजिट दे दिया है, इसमें नंबरिंग दे दिया है। 7 48 से जिस प्रकार संबंधित है उसी प्रकार 11 किससे संबंधित होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। 7 अगर 48 से संबंधित है तो 11 किससे संबंधित होगा, आपसे यह पूछा जा रहा है। तो आप ध्यान से देखिएगा, हम 2 पैटर्न से सोचेंगे इसको। सबसे पहले आप 7 से 48 है तो आप इसमें किसी भी पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं। आप एडिशन कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं कैसे, 7 में अगर हम 48 जोड़ेंगे तो 41 अगर हम जोड़ दिए तो भी 48 तक पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंच जाएगा। 7 में अगर हम क्या करेंगे कि 7 में 6 से गुना करें और उसमें क्या कर दें 6 जोड़ दें, ऐसे भी पहुंच सकते हैं कि नहीं पहुंच सकते हैं। उसी प्रकार से और भी मेथड है, हम लोग 7 का स्क्वायर करेंगे और -1 कर देंगे, इससे भी पहुंच सकते हैं, ठीक। तो ये तीनों मेथड से हम लोग 48 तक पहुंच सकते हैं इजीली रूप से। हम अब ऑप्शन देखेंगे कि ऑप्शन में कोई मैच कर रहा है क्या। जैसे 7 में हम लोग 41 जोड़ के 48 तक पहुंचे हैं, तो 11 में 41 जोड़ने पे क्या ऑप्शन आ रहा है, 11 में 41 जोड़ेंगे तो हमारा क्या आएगा 41, 50, 52 आएगा। कोई ऑप्शन है क्या, नहीं है। उसमें देखेंगे 11 में 6 से गुना करेंगे 66 और 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 72, है क्या ऑप्शन में, नहीं है। लेकिन 7 का स्क्वायर में अगर हम 1 माइनस करेंगे तो कितना आया 48 आया। उसी प्रकार से अगर हम लोग 11 के स्क्वायर में 1 माइनस करेंगे तो 121 - 1 क्या आया 120 ऑप्शन में है क्या, हमारा पहला नंबर ऑप्शन 120 है। तो बात समझ में आई कैसे हम लोग रिलेशन देखते हैं। रिलेशन देखने का यही फॉर्मूला होता है कि हम लोग हर एक एस्पेक्ट को देखें। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस किए होंगे उतना ही ज्यादा बेनिफिट। जैसे कुछ बच्चे को तुरंत दिख गया होगा कि अच्छा 7 का स्क्वायर -1 है, 11 का स्क्वायर में से 1 घटा देंगे। कुछ बच्चे को कुछ समय लगा होगा 5 सेकंड 10 सेकंड। लेकिन दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन में 20 सेकंड से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आ रही है। उससे अगर ज्यादा समय लग रहा है तो आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। लेकिन अभी एग्जामिनेशन टाइम में आप बस ध्यान से देखते जाइए कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द रिलेटेड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। मतलब इसमें भी इससे संबंधित जो भी है
इस लेटर से इसका जो संबंध है वही संबंध एफ एल एम ओ से इन चारों में से किसी से है। तो हम लोग अब इस पे क्या करेंगे, गौर करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अल्फाबेट में क्या करना रहता है, इसका नंबरिंग सबसे पहले लिखना होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं, इसमें क्या कौन दिक्कत है, ए ई डी एम, ठीक है। और यहां पे है क्या, जेड क्यू आर एन। इसका हो गया 1, इसका है 5, इसका है 4 और इसका है क्या 13। इसका क्या है 26, इसका क्या है पी क्यू, और यहाँ पी क्यू क्या आ गया 17, यहाँ पे क्या आ जाएगा 18 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 14। अब देखते हैं हम लोग, यहीं पे मेन रूप से सीखना रहता है। हम लोग नंबरिंग लिख लिए। सबसे पहले हमें क्या दिख रहा है कि ए के अपोजिट जेड है, एम के अपोजिट एन है, एक ये चीज दिख रहा है, लेकिन इन दोनों में ऐसा कोई खास संबंध नहीं दिख रहा है। तो हम लोग एक और प्रयास करते हैं कि अच्छा 1 26 है, 27 है, 17 5 22 है, 18 4 22 है और 14 13 27 है। हमको 27 और 22 का कॉम्बिनेशन दिख रहा है, लेकिन इससे कुछ हमको परफेक्ट रूल नहीं मिल रहा है जिससे इन चारों का संबंध हो सके। तो देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 14 है, 14 और 1 क्या होगा 15 होगा कि नहीं। यहाँ पे 1 है और यहाँ पे क्या है 14 है, तो 14 और 1 हो जाएगा 15। एक चीज और, अगर 14 में से 1 घटाएंगे तो कितना रहेगा 13। बात समझ में आ रही है। 5 है 18 है, 18 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। यहाँ पे 17 है, यहाँ पे 4 है, 17 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। यहाँ पे 13 है और यहाँ पे 26 है, 26 में से 13 घटाएंगे तो कितना आएगा 13। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। यहाँ पे m है, यहाँ पे 13, मतलब कि क्या हुआ होगा, 1 में 13 जोड़ा है, 5 में 13 जोड़ा है, 4 में 13 जोड़ा है और 13 में 13 ऐड किया है। मतलब यहां से तिरछा तिरछी क्या कर रहा है 13 ऐड कर रहा है। तो यही चीज हम लोग यहां पे कर देंगे। जैसे हमारा क्या है एफ एल एम ओ। अब हमको क्या करना है यहां पे सबसे पहले इसमें क्या करेंगे 13 जोड़ेंगे। तो एफ का कितना होता है 6 होता है 6 इसका, इसमें 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 13 और 6 18, 18 का क्या होता है आर होता है 13, यहाँ पे जोड़ेंगे 13 6 19, 19 का क्या होगा एस होगा कि नहीं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एस आ जाएगा, 13 6 19 इसमें ऐड करेंगे तो इसमें एल है, एल है यहाँ पे 12, इसमें 13 ऐड करेंगे, 13 और 12 क्या हो जाएगा 25, 25 का क्या हो जाएगा वाई। कोई दिक्कत। यहाँ पे क्या है इसका पहले से एम है 13, 13 में 13 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा 26, तो यहाँ पे ऐड किएंगे 13 26 आ गया। यहाँ पे ओ क्या है, यहाँ पे ओ है, ओ 15 है, 15 और 13 अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, बात समझिएगा 15 और 13 हम ऐड करेंगे, इसमें 15 और 13 ऐड करेंगे दोस्तों तो आ रहा है कितना 28, लेकिन हमारा कितना तक रहता है जेड 26 रहता है। तो जेड है 26, हमारा आ कितना रहा है 28, मतलब जेड से भी +2 करना है, जेड से भी +2 करना है। तो मतलब ए और उसके बाद क्या आ जाएगा बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बी जेड बाई एस हमारा करेक्ट आंसर हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ करेक्ट आंसर आ गया बी जेड बाई एस। समझ में आया, पहला नंबर ऑप्शन हमारा क्या है सही है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, अगला क्वेश्चन है हमारा सीरीज का। एक सीरीज का हम क्वेश्चन किए थे, उस सीरीज के क्वेश्चन में क्या था उस सीरीज के क्वेश्चन में हम लोग डिजिट लिए थे। इस सीरीज के क्वेश्चन में हमारा अल्फाबेट है, अल्फाबेट इस सीरीज के क्वेश्चन में है। अल्फाबेट जैसे ही इस क्वेश्चन में आया तो सबसे पहले मैं क्या बताया था आपको कि हमको समझना होता है नंबरिंग से, लेकिन हम सीरीज के क्वेश्चन में जरा सा खुद दिमाग लगा के सोचते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे टी है, यहाँ पे यू है, डब्ल्यू है और जेड है। तो टी पी क्यू आर एस टी, टी से 1 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा यू आ जाता है यू भी डब्ल्यू, मतलब इसमें अगर हम 2 जोड़ते हैं तो डब्ल्यू आ जा रहा है। डब्ल्यू एक्स वाई जेड, मतलब इसमें 3 जोड़ रहे हैं तो हमारा क्या आ जा रहा है जेड आ रहा है। मतलब जो इसका पहला लेटर है वो इसके अगला लेटर जो इसका आ रहा है उससे 1 ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, इसका टी, इसका यू, इसका डब्ल्यू और इसका जेड। अब हम इसमें अगर 4 जोड़ दें, यहां पे देखिए टी यू आ गया तुरंत अगला, इसमें यू भी डब्ल्यू 1 रहा बीच में, डब्ल्यू एक्स वाई जेड 2 रहा बीच में,
और जेड के बाद 3 रहेगा बीच में, तो जेड के बाद क्या आएगा, ए बी सी, 3 रहेगा बीच में और डी आएगा अगला। तो डी जैसे ही आएगा अगला दोस्तों, तो बात समझिएगा, जो हमारा पहला लेटर क्या रहेगा, डी रहेगा। इसी तरह हम तुरंत देख लेंगे ऑप्शन में कि ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में किसी में पहला लेटर डी है क्या, तो हमको दिखाई दे दिया कि अच्छा बी नंबर जो ऑप्शन है उसमें पहला लेटर डी है, तो हमारा करेक्ट आंसर यही होगा। ये कब करेंगे, जब इसमें इनमें से कोई नहीं या फिर नन ऑफ दीज नहीं दिया रहे। अगर इनमें 4 के चारों ऑप्शंस है, इसमें पहला नंबर डी है, तो पहला नंबर डी हम तुरंत क्लिक कर दिए। यहाँ पे देखिए सेम चीज है, पी क्यू, फिर इसमें भी ए का गैप है, आर का गैप है, इसमें आर एस टी यू का गैप है, उसी प्रकार से हम लोग वी डब्ल्यू एक्स का गैप रख के जेड ले आ गए, तो डी जेड हमारा हो गया। लेकिन हमें इतना टाइम नहीं देना है, हमको जैसे ही ऑप्शन दिखाई दे तुरंत हमको क्लिक कर देना है कि हमको इसी पर टिक करना है। बात समझ में आ रही है? सेम चीज से हम लोग बनाते हैं। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, हमारा अगला क्वेश्चन है ये, इसमें भी एक सीरीज है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग सीरीज है। इस प्रकार के सीरीज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाने लगा है। अब इसमें आपका रीजनिंग का भी टेस्ट हो जाता है और आपके जीके जीएस का भी टेस्ट हो जाता है। बात समझिएगा, इसमें दे दिया है क्या, सबसे पहले राजस्थान, फिर दे दिया मध्य प्रदेश, फिर दे दिया महाराष्ट्र, और पूछ रहा है कि अगला कौन होगा इन चारों ऑप्शंस में से, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या फिर असम, इन चारों में से अगला कौन होगा, आपसे ये पूछ रहा है। तो इस बात पे हम लोग कैसे करेंगे, बात समझिएगा। हमको सबसे पहले राजस्थान दे दिया है, मध्य प्रदेश दे दिया है, महाराष्ट्र दे दिया है, और हमसे अगला पूछ रहा है। तो आपको ये चीज समझना होगा कि किसी सीरियल नंबर में इन स्टेट का पोजीशन है क्या। तो आप याद करिए एरिया के रिस्पेक्ट में इनका क्या स्थान था। तो सबसे पहला एरिया में कौन है, राजस्थान। भारत में सबसे पहला एरिया में सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान के पास है कि नहीं। दूसरा एरिया में कौन है, मध्य प्रदेश, ठीक। तीसरा कौन है, महाराष्ट्र, और चौथा कौन है, उत्तर प्रदेश। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई। तो इसका क्या हो जाएगा, सीरीज का आंसर यूपी हो जाएगा। तो आपको ये सब चीज पे भी गौर करना पड़ेगा। अब एग्जामिनेशन में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। बात समझ में आ रही है, इस चीज पे हम लोग गौर करेंगे, ठीक। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए हमारा अगला सवाल अब क्या है, अगला सवाल है हमारा डिक्शनरी का। डिक्शनरी से भी आजकल सवाल आते हैं। तो डिक्शनरी का जो सवाल है उस पे कहता क्या है कि आपको ये 5 शब्द दिया रहेगा और इन 5 शब्दों में आपको कहेगा कि इसको सजाइए जैसे आप डिक्शनरी में देखते हैं, ठीक। तो डिक्शनरी देखना आप अगर जानते होंगे तब ठीक है, नहीं तो एक बार फिर से समझिए। सबसे हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेटर के पोजीशनिंग पे गौर करते हैं, कौन सा लेटर पहले है और कौन सा लेटर बाद में है। तो जैसे देखिए इसमें सब में पहला लेटर एफ है, एफ एफ एफ, इससे हमको कोई क्लियर नहीं हो पाएगा आप आगे कौन आएगा डिक्शनरी में और पीछे कौन आएगा। फिर सेकंड पोजीशन पे चलेंगे, सेकंड में भी आर 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 आर, सब में आर है, इससे भी हमको कोई क्लियर नहीं हो पाया। थर्ड में देखिए यहाँ ए है ए है ए है ए है ए है, थर्ड पोजीशन से भी हमको समझ में नहीं आ रहा है कि डिक्शनरी में पहले कौन आएगा। चौथे पोजीशन पे गौर करते हैं यू यू, लेकिन यहाँ पे देखिए चौथे पोजीशन में 2 में यू है, इसमें टी है, इसमें एन है और इसमें भी एन है। अब बताइए यहाँ चौथा पोजीशन पे यू है, यहाँ यू है, यहाँ टी है, एन है और एन है। तो एन यू और टी में अल्फाबेट में पहले कौन आता है, तो पहले एन आता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले पोजीशन के लिए हम लोग सेट कर रहे हैं कि पहले पोजीशन पे कौन आएगा। तो एन वाला हम पकड़ेंगे, यहाँ पे एन है, यहाँ पे एन है, यहाँ पे चौथा पोजीशन पे दोनों मैच कर गया। तो हम लोग अब 5वां पोजीशन पे बढ़ेंगे। तो 5वां पोजीशन पे इस पे टी है और इसमें 5वां पोजीशन पे क्या है, सी है। तो टी और सी में पहले कौन आता है, सी आता है पहले। तो इससे हमको पता चल गया कि डिक्शनरी खोलेंगे तो सबसे पहले हमको चौथा नंबर का वर्ड मिलेगा। बात समझ में आ रही है। अब हम लोग ये देख लिए 5वां पोजीशन, तो इससे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन पे सबसे पहले अब जाएंगे। ऑप्शन में गए तो देखते हैं कि चौथा नंबर देखते हैं, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, बस यही दोनों ऑप्शन है जो चौथा नंबर को पहले दिखा रहा है। तो ये हमारा खत्म हो गया, ये हमारा पहले से ही खत्म हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखिएगा चौथा पोजीशन पे आ गए थे हम लोग, 5वां पे इसका सी है, 5वां पे इसका सी है, लेकिन इसका क्या है 5वां पे, इसका 5वां पे टी है। तो इसका 5वां पे टी है तो हमारा ये हो गया कि 5वां पे इसका टी आ गया। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। तो 4 5, अब हम लोग 4 5 तो पता कर लिए कि 4 के बाद 5 है। देखिए इसी प्रकार से मेरा आंसर आ चुका है, मेरा आंसर यहीं पे आ गया है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग आगे देखते हैं। हम लोग अब आगे कैसे देखेंगे, यहां देखिए
अब ये तीनों में है, ये तीनों में 4 अक्षर तो सेम है सबका, इसका भी 4, इसका भी 4। इसके चौथा नंबर पे देखिए क्या है, इसमें टी है यू है, तो इसमें चौथा पे टी है, तो ये सबसे टी और यू में सबसे पहले क्या आता है, टी आता है, मतलब इसके बाद 3 जाएगा कि नहीं जाएगा। तो अब हम चौथा पोजीशन तक क्लियर कर चुके हैं। अब इनको देखते हैं, इसमें 4 सेम है, चौथा सेम है। पांचवा अक्षर पे देखिए, इसमें पांचवा अक्षर पे डी है और इसमें पांचवा अक्षर पे क्या है, जी है। तो ए बी सी डी ई एफ जी, तो पहले डी आता है तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले 1 आ जाएगा और उसके बाद 2 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग डिक्शनरी के सवाल को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। डिक्शनरी में सिर्फ हम लोग को पोजीशनिंग देखना रहता है, पहले कौन सा वर्ड आ रहा है, तो जो सबसे पहले वर्ड आएगा हम लोग उस पर सबसे पहले क्लिक करेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखिए हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा आएगा इस प्रकार से, देखिए ये भी सवाल होता है एक तरह से सीरीज का ही मानिए, लेकिन इसमें आपसे कुछ दिमाग यूज करवाता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें हम लोग सबसे पहले इसमें देखिए, आप बात समझने का प्रयास करिएगा। इसमें कुछ ना कुछ एक ऐसा पैटर्न फॉलो करता है जो अपने आप को बार बार रिपीट करता है। एक ऐसा वर्ड का पैटर्न है, अल्फाबेट का पैटर्न है जो बार बार अपने को रिपीट करना है, और वही चीज हमको समझना रहता है कि कौन सा शब्द अपने आप को बार बार रिपीट कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे एच है, ब्लैंक्स है, जे है, फिर एच है, ब्लैंक्स है, आई है, फिर जे है, एच है। तो बात सबसे पहले समझिएगा क्या यहाँ पे हो रहा है। हमको सबसे पहले वर्ड गिन लेना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 है, मतलब इसको 4 भाग में बांटा गया है, तभी तो बराबर बराबर कोई एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है। इस बात को एकदम गौर करना है, कोई एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो हमको 16 को 4 भागों में बांटना है। तो 4 भागों में अगर हमको बांटना है तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बात समझिएगा। हम देखते हैं कि यहाँ एच से इसका शुरुआत कर रहा है, किसका शुरुआत कर रहा है, एच से शुरुआत कर रहा है, और यहाँ पे एच ले जा रहा है, लास्ट ले जा रहा है। एच से शुरुआत कर रहा है और एच पे लास्ट कर रहा है, तो एच पे यहाँ शुरुआत किया है और एच पे लास्ट कर रहा है। तो सबसे पहले हम इन चारों का एक देखते हैं, इन चारों का एक समूह। तो एच है, यहाँ पे आई देखते हैं, एच आई जे एच, फिर है एच आई जे एच, यहाँ पे फिर है एच देखते हैं, एच आई जे एच, ठीक, एच आई जे एच और एच आई जे एच। हमको मिला कि नहीं, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच, एच आई जे एच का 4 समूह हमको मिला है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आई एच जे आई हमारा आंसर हो जाएगा। आई एच जी आई हमारा फर्स्ट नंबर ऑप्शन है। हमको बस पकड़ना क्या रहता है कि पहला वर्ड देखना है, एच से हमारा शुरुआत हो रहा है, लास्ट में हमको देखना है कि एच पे ही हमारा खत्म हो रहा है। तो एच से शुरुआत हो रहा है, एच पे खत्म हो रहा है, तो हमको बीच में कोई समूह बनाना है। तो या तो ये वाला एच पकड़ सकते हैं या फिर ये वाला एच पकड़ सकते हैं। इस प्रकार से ही हमको सोचना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है। तो इसी प्रकार से हम लोग कर करके 4 का बना लिए। तो इसी प्रकार से हम लोग को ये क्वेश्चन क्या करना रहता है, सॉल्व करना रहता है। बात समझ में आ रही है। ये ग्रुपिंग का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप इसे अभी से अगर 10-15 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका दिमाग इसमें पूरी तरह से खुल जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा आ गया, ये देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि अगर इफ गार्डन इज कोडेड एज 325764 एंड वाटर इज कोडेड एज 92165, इसमें क्या होता है, अल्फाबेट को नंबरिंग से कोड करवाता है कि इसको हम लोग ये लिखते हैं, इसको हम लोग ये लिखते हैं, तो वार्डन को क्या लिखेंगे। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे देखिए आपको हम समझाने के लिए यहाँ पे लिख दें GARDEN, गार्डन है, ठीक। गार्डन को यहाँ पे लिख रहा है क्या, 3 2 5 7 6 4, ठीक। ये गार्डन को लिख रहा है। तो G से 3 का संबंध है, A से 2 का, R से 5 का, D से 7 का, E से 6 का, N से 4 का संबंध है। अगला देख लेते हैं, वाटर से किसका क्या है, WATER वाटर, और वाटर से हमारा है 92165, ठीक है। ये चीज रहा, ये एक दूसरे से क्या है, संबंधित है।
ये एक दूसरे से संबंधित है। अब हमको देखना है, इन दोनों पे गौर करना है। बात समझिएगा, इन दोनों पे गौर करना है कि जी का संबंध 3 से है, ए का संबंध 2 से है, आर का संबंध 5 से है। तो इसको दो तरह से सोच सकते हैं, या तो हम अल्फाबेट को इसका नंबरिंग कर दें, उसके बाद सोचे कोई रिलेशन है क्या दोनों में। अगर नहीं तो हम लोग वर्ड का बस यहाँ पे नंबरिंग दिमाग में सोच लेते हैं। अच्छा, जी को 3 कहा जाता है, ए को। इसको हम लोग कैसे सोचेंगे? क्वेश्चन के अनुसार से हमसे पूछ क्या रहा है। हमसे पूछ रहा है दोस्तों वार्डन, WARDEN, हमसे ये वार्डन पूछ रहा है। तो वार्डन का W का कोई कोड हमको पता है क्या? इसमें से देखते हैं। तो W का कोड हमको पता है क्या? 9। तो हम लोग 9 लिख देते हैं पहले। ए का कोड पता है क्या हमको? ए का कोड इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है। इस बात पे गौर करना है पूरी तरह से कि दोनों में कोड सेम रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इसमें अगर ए का कोड 4 है, इसमें अगर ए का कोड 3 है, तो हमको कोई और पैटर्न ढूंढना पड़ेगा जिससे पता चलेगा कि इसका क्या रिलेशन हो रहा है। जैसे ए का होता है न्यूमेरिकल वैल्यू 1, उसमें अगर 6 से गुना कर दिए तो 6 हो जाएगा। यहाँ पे ए का न्यूमेरिकल वैल्यू होता है 1, उससे भी 6 से गुना कर दिए तो 6 हो जाएगा। मतलब इन दोनों में संबंध कुछ ना कुछ सेम होना चाहिए। यहाँ भी ए का कोड 2 है, यहाँ भी ए का कोड 2 है, तो ए का कोड हम यहाँ पे 2 लिख दिए। आर का देखते हैं, आर का इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो इसका 5 हो गया। डी का इसमें 7 है, इसमें डी है ही नहीं, तो इसको 7 लिख दिए। ई का इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, तो इसका 6 लिख दिए। एन का इसमें 4 है और एन का इसमें है ही नहीं, तो 9 2 5 7 6 4, 9 2 5 7 6 4, ये हमारा क्या हुआ? करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है? इस प्रकार से हम लोग इस कोडिंग डिकोडिंग के सवाल को क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा आ गया ये क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस का। किसका क्वेश्चन है बाबू? डायरेक्शन सेंस का। डायरेक्शन सेंस मतलब जिधर जिधर आपको क्वेश्चन कहे बस उधर उधर घूमते रहना है, और इसका कोई काम नहीं है। ये आपको पूरे दुनिया में बस घुमा देगा। जैसे जैसे ये घूमना चाहेगा वैसे वैसे आप इसके साथ घूमते रहिए। अब जैसे कह क्या रहा है कि विजित 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजित किधर चलता है? 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। तो आपको सबसे पहले डायरेक्शन मालूम होना चाहिए कि ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये क्या है? वेस्ट है। क्लियर? अब ये क्या करता है? 10 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। विजिट बार 10 मीटर वेस्टवार्ड, तो ये 10 मीटर इसको हम सबसे पहले पश्चिम की ओर चला दिए। ये 10 मीटर यहाँ पे इसको हम चला दिए, ठीक है। देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, उसके बाद ये बायां मुड़ता है और फिर 10 मीटर चलता है। तो इसका लेफ्ट इस साइड में रहेगा, अगर इधर जा रहा है तो इसका लेफ्ट इधर ही रहेगा। तो इसके बाद इधर मुड़ के कहा कितना दूर गया बाबू? यहां से गया फिर से 10 मीटर गया। एंड अगेन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक 10 मीटर, और फिर बायां मुड़ता है। फिर कहाँ मुड़ता है? बायां मुड़ता है और 10 मीटर जाता है। तो फिर हम इसको बायां मुड़ा दिए और 10 मीटर चला दिए। He takes a 45 डिग्री टर्न्स राइटवार्ड। यहां पे इस शब्द को पूरी तरह से गौर करना है। 45 डिग्री टर्न राइटवार्ड, उसके बाद वो 45 डिग्री दाहिने डायरेक्शन में घूम जाता है। यहां जा रहा है किधर? बात समझेगा। जा रहा है इधर, कह रहा है दाहिने घूम जाता है 45 डिग्री। 45 डिग्री किधर घूम जाएगा? वो दाहिना घूम जाएगा। तो 45 डिग्री ये दाहिना घूमेगा कैसे? यहां से इधर जा रहा है, ठीक। 45 डिग्री यहां पे हम लोग क्या करेंगे? कोऑर्डिनेट बना देंगे सबसे पहले, और इससे 45 डिग्री हम इसको क्या करेंगे? घुमा देंगे। इससे क्या करेंगे हम लोग? इसको 45 डिग्री घुमा देंगे। तो इससे जब हम इसको 45 डिग्री घुमा देंगे तो ये किस डायरेक्शन में आ जाएगा? इस डायरेक्शन में आ जाएगा। दाहिना ओर, तो दाहिना की ओर हम घुमा दिए। 45 डिग्री हम इसको क्या किए? यहाँ पे घुमा दिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बनाएंगे और कह रहा है कि दाहिने साइड में 45 डिग्री घुमा दीजिए आप इसको। तो दाहिने साइड में ये 45 डिग्री क्या किया? घूम गया। तो देखिए अब ये दाहिने साइड में 45 डिग्री घूम चुका है। अब ये दाहिने साइड में 45 डिग्री घुमा तो किस डायरेक्शन में अभी इसका चेहरा है? तो अब वह किस दिशा में चल रहा है तुमको ये बताना है। तो ये बताना है तो यहाँ पे फिर एक कोऑर्डिनेट बना लेंगे, और इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इस डायरेक्शन का हम लोग नाम दे देंगे कि बताइए ये साउथ है और ये क्या है? वेस्ट है। मतलब दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर क्या कर रहा है? वो चल रहा है। डी नंबर ऑप्शन इसका सही है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये डी नंबर ऑप्शन इसका क्या है? सही है। ठीक है, इस क्वेश्चन पे हम लोग अभी गौर किए हैं। क्लियर? डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन बस यही कहता है कि जिधर वो कहे उधर चुपचाप आराम से चलते रहना है। जिधर मुड़ने कहे, जितना डिग्री मुड़ने कहे, क्लॉकवाइज कहे, एंटी क्लॉकवाइज कहे, उसी अनुसार से उसको मोड़ देना रहता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर।
अब देखिए हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारा अगला क्वेश्चन है ये देखिए रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया आपके सामने। रैंकिंग का क्वेश्चन आ गया। यह क्या कह रहा है, 5 चिल्ड्रंस आर स्टैंडिंग इन अ रो। 5 बच्चे एक रो में खड़े हैं। O इज थर्ड फ्रॉम M। देखिएगा 5 बच्चे जो हैं एक डायरेक्शन में क्या हैं, खड़े हैं। एक डायरेक्शन में 5 बच्चे खड़े हैं, 1 2 3 4 5। 5 बच्चे को हम खड़ा कर दिए एक डायरेक्शन में। अब कह रहा है कि O इज थर्ड फ्रॉम M। O जो है M से कितना है, O तीसरे स्थान पर है। O इज थर्ड फ्रॉम M। O M से तीसरे स्थान पे है। Who इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ N। तो यहाँ पे who आया है। मैं आपको लेक्चर में ही बताया था कि who किसके लिए आता है, जस्ट बगल वाले के लिए who आता है। जस्ट बगल वाले के लिए क्या आता है, who आता है। तो O इज थर्ड फ्रॉम M, who इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ N। M जो है N के लेफ्ट में है। M जो है यहाँ पे अगर हम M को रखते हैं, अभी हम बस रख रहे हैं, M जो है N के लेफ्ट में है। अगर हम इस सब को ऊपर की ओर दिखा रहे हैं, सब लोग का फेस किधर है, अगर सब का फेस ऊपर की ओर है, ठीक है। तो M हु इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ N, तो M जो है N के लेफ्ट में रहेगा। M के लेफ्ट में हुआ कि नहीं, N के लेफ्ट में M है। और O इज थर्ड फ्रॉम M। O जो है M से तीसरे पोजीशन पे है। तो 1 2, तो यहाँ पे तीसरा पोजीशन तो रहेगा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे इसको ऐसे 1 2, यहाँ पे N को रखेंगे, यहाँ पे M को रखेंगे और यहाँ पे O को रखेंगे। बात समझिएगा, O इज थर्ड फ्रॉम M। O जो है M से तीसरे पे है, 1 2 3, तीसरे पे आया कि नहीं आया। Who इज स्टैंडिंग लेफ्ट ऑफ N, M जो है N के जस्ट लेफ्ट में है। एंड P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q। और जो P है वो Q के लेफ्ट में है। जो P है वो किसके है, Q के लेफ्ट में है। तो Q अगर ऐसे है तो P यहाँ पे होगा, Q अगर ऐसे है तो P कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। बात समझ में आ रही है। एंड P इज ऑन द लेफ्ट ऑफ Q। Who इज सेकेंड फ्रॉम N। और जो Q है वो N से दूसरा है। तो N से दूसरा पे तो Q हमको दिख ही रहा है कि N से दूसरे पे है। बात समझ में आ रही है। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ P फ्रॉम राइट। तो राइट से P का क्या पोजीशन है, तो राइट से P का क्या पोजीशन है, पहला पोजीशन, दूसरा पोजीशन, तीसरा पोजीशन और क्या हो गया ये चौथा पोजीशन। तो राइट से इसका क्या पोजीशन है बाबू, चौथा पोजीशन है। कैसे बनाए समझ में आया, जो जैसे कहे बस उसको उस प्रकार से रखना है। और यहाँ पे कंसेप्ट क्या है कि हु को सबसे नजदीक वाले से समझना रहता है। तो हु किसके लिए आया है, M के लिए आया है। ठीक, इस प्रकार से हम लोग रैंकिंग के सवाल को आसानी से बना सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, जो देखिए ये रहा क्वेश्चन हमारा। OM से तीसरे स्थान पे ये तो हो चुका है। इसके बाद क्या है, अगला क्वेश्चन आ जाइए। हाँ, ये देखिए अगला क्वेश्चन हमारा ये आया। ये क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन का। किसका क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन रीजनिंग अगर आपसे पूछा जाता है और आपके एग्जामिनेशन में अगर इसका क्वांटिटी 10 क्वेश्चन से ज़्यादा है तो ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आना आपको तय मानना चाहिए कि इस टॉपिक से एग्जामिनर क्वेश्चन टच करेगा ही करेगा। और इसको बस 2 कॉन्सेप्ट से समझा जा सकता है। सबसे पहला जेनरेशन गैप, जेनरेशन अगर हमको समझ में आ रहा है तब हम बना सकते हैं इसको। और दूसरा मेल और फीमेल का पहचान अगर रहेगा तब भी आप इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं। ये 2 चीज अगर आपके पास है तब आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा, अब इसे कह रहा है कि P3Q का अर्थ है PQ की पुत्री है। मतलब 3 का अर्थ क्या हुआ, 3 का अर्थ पुत्री है। यहाँ पे P3Q मीन्स P इज डाउटर ऑफ Q। मतलब यहाँ पे 3 का अर्थ क्या हो गया, डाउटर है। बात समझ में आया, 3 का अर्थ यहाँ पे डाउटर हो गया। उसी प्रकार से है P5Q मीन्स P इज फादर ऑफ Q। मतलब यहाँ जो 5 है उसका संबंध किससे है, फादर से है। यहाँ पे क्या है P7Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। यहाँ पे P इज मदर ऑफ Q हो गया। P9Q मतलब P इज सिस्टर ऑफ Q। मतलब 9 का अर्थ क्या हो गया, सिस्टर हो गया।
एंड हाउ इज जे रिलेटेड टू के इफ ये रिलेशन आपके सामने अगर दिया रहे तो आपसे कैसे संबंधित होगा। अब बात आप समझिएगा, आपसे संबंध क्या दिया गया है, J3L9N3O5 और K, आपसे ये दिया है। अब 3 क्या होता है कि समझिएगा, 3 का अर्थ है क्या, डाउटर, मतलब P इज डाउटर ऑफ Q। तो यहां पे J3L है, मतलब J इज डाउटर ऑफ L। J किसका डाउटर हुआ, L की डाउटर है। तो यहां पे अगर हम इसका संबंध लिख दें, यहां पे समझिएगा बात को, J इज डाउटर ऑफ L, तो L ऊपर हो गया और J नीचे हो गया, और इसका साइन क्या हुआ, निगेटिव। निगेटिव क्यों हुआ, क्योंकि ये इसकी क्या है, पुत्री है। हमको अभी तक पता नहीं है L के बारे में, तो L के ऊपर हम लोग अभी तक कोई साइन नहीं दिए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। उसी प्रकार से अब देखिए क्या होगा, अगला है L9N। L क्या है, 9N है, तो 9 का क्या अर्थ होता है, सिस्टर। P इज सिस्टर ऑफ Q, तो यहां पे क्या आ जाएगा, L इज सिस्टर ऑफ N। L इज सिस्टर ऑफ N, तो एक ही जनरेशन में है और L के ऊपर निगेटिव साइन। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे हम लोग 3 का काम खत्म कर लिए, 9 का काम खत्म कर लिए। ठीक, अब हम लोग किस पे जा रहे हैं, फिर से 3 पे हम लोग अब जा रहे हैं। तो यहाँ पे कह रहा है N3O, N3O, तो 3 का फिर से क्या अर्थ होता है, N3 का अर्थ होता है डाउटर, तो N इज डाउटर ऑफ O। N इज क्या होगा, डाउटर ऑफ O। N जो है, ये जो आपको N दिख रहा है वो O की क्या है, डाउटर है, तो ये कि यहाँ पे डाउटर हो गई। बात समझ में आया कि नहीं आया। N3O, तो N इज डाउटर ऑफ O, और O5K है, तो 5 का क्या अर्थ होता है बाबू, 5 का अर्थ होता है फादर। 5 का क्या अर्थ होता है, फादर होता है 5 का अर्थ। तो यहां पे कह रहा है O5K, तो O इज फादर ऑफ K। O इज क्या हो गया, फादर ऑफ K, तो O इज फादर ऑफ K, तो मतलब इसी के यहाँ पे भाई बहन में से कोई होगा तभी तो इसका फादर हुआ। सॉरी, इसका तो कोई साइन हमको K का पता ही नहीं है, तो O इज फादर ऑफ K, तो O के ऊपर पॉजिटिव साइन दे दिए क्योंकि ये क्या है, फादर है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब आपसे पूछ क्या रहा है कि O5K, तो यहां पे पूछ रहा है O5K आ गया, में JK से किस प्रकार संबंधित है। तो J जो है K से किस प्रकार संबंधित है, आप ही बताइए। JK से किस प्रकार संबंधित है, एक पिता है, उसका 2 पुत्री और एक, जो भी इसका साइन हमको नहीं मालूम है कि ये पुत्री है या फिर पुत्र है, लेकिन ये क्या हुआ, तीनों आपस में भाई बहन हैं। तीनों आपस में क्या है, भाई बहन है। और ये जो J है वो इसकी पुत्री है, ये इसकी क्या है, पुत्री है। यहाँ जो J है वो इसकी क्या है, पुत्री है। ये चीज तो पहले से क्लियर है। तो ये इसकी पुत्री है, तो अब तुम ही बताओ K से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर पुत्री है, बहन की पुत्री रहे या फिर भाई की पुत्री रहे, या तो भतीजी होगी या फिर भांजी होगी, भतीजी या फिर भांजी। तो यहाँ पर तो बहन का पुत्री सीधा दिखाई दे रहा है, तो भांजी हो गई कि नहीं हो गई, तो हमारा भांजी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हो गया। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम लोग को ये इक्वेशन का क्वेश्चन आजकल जो आ रहा है उसका हम लोग आंसर निकालते हैं। बात समझ में आ रही है। तो हम लोग ये क्वेश्चन देख लिए, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, इसको हम लोग सेलोगिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेलोगिज्म बोलते हैं। और इसमें क्या किया जाता है, देखिए यहां पे बात समझिएगा कि कह रहा है क्वेश्चन में आपसे कि देखिए, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस बिलो आर गिवन सम स्टेटमेंट फॉलोड सम कंक्लूजन। तो इसमें क्या रहता है, 2 स्टेटमेंट्स रहते हैं और 2 कंक्लूजन्स रहते हैं। ठीक है, 2 स्टेटमेंट्स रहते हैं और 2 कंक्लूजन रहता है। तो इस पे गौर करना रहता है, इस कंक्लूजन पे हमको। देखिए, ठीक है, स्टेटमेंट्स हमारा ये रहा, सम पेन्स आर पेंसिल। ठीक है, सम पेन्स आर पेंसिल और ऑल पेंसिल्स आर इरेजर। ठीक, इस प्रकार से हमारा ये स्टेटमेंट रहता है। उसके बाद इसी स्टेटमेंट के आधार पे कुछ कंक्लूजन तय रहते हैं कि इसका क्या कंक्लूजन है, और उस पे ये ऑप्शंस रहते हैं। केवल 2 कंक्लूजन फॉलो है, 1 और 2 कंक्लूजन फॉलो है,
एक और 3 कंक्लूजन फॉलो है या फिर कोई कंक्लूजन फॉलो नहीं करता है। तो सिलोगिज्म के क्वेश्चन में हम लोग वेन डायग्राम के मदद से बनाते हैं। वेन डायग्राम अगर आप जानते होंगे तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहां पे कहा क्या रहा है इस क्वेश्चन में, सम पेन्स आर पेंसिल, कुछ कलम पेंसिल है। तो एक वेन डायग्राम हम कलम का बनाते हैं, पेन का, और एक वेन डायग्राम पेंसिल का। कहा है सम पेन्स आर पेंसिल, तो यहां पे क्या हुआ, ये रहा पेंसिल, ठीक। तो पेंसिल में कुछ क्या है, पेन है। तो ये हमारा ये वेन डायग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहां कह रहा है सम पेन्स आर पेंसिल, तो पेंसिल में कुछ पेन है। हम लोग ये जो एरिया है किसका है, पेन का है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए अगला क्या कह रहा है, ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, जितने पेंसिल्स हैं वो सभी इरेजर्स हैं। जितने पेंसिल हैं वो क्या है, सभी इरेजर हैं। ये सभी क्या है, इरेजर हैं। ये सभी इरेजर हैं। हमारा स्टेटमेंट का वेन डायग्राम बन गया। अब स्टेटमेंट के वेन डायग्राम के अनुसार ही हम लोग कंक्लूजन देखते हैं कि कंक्लूजन कौन सा सही है और कौन सा गलत है। इसमें एक चीज गौर करना रहता है, जिस कंक्लूजन में आपको जरा सा भी डाउट लगे उसे निगेटिव कर देना है, उसे प्योर गलत कर देना है। जो प्योर श्योर रहे बस उसे हम सही मानते हैं। जैसे देखिए पहला कंक्लूजन, सम पेन्स आर इरेजर, कुछ कलम इरेजर हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ कलम हमको वेन डायग्राम में दिख रहा है कि इरेजर है, मतलब जो हमारा पहला जो कंक्लूजन है वो बिल्कुल सही है। सम पेन्स आर इरेजर, तो हमको दिख रहा है कि इरेजर का जो एरिया है उसमें कुछ पेन्स हैं। दूसरा, नो पेन्स आर इरेजर, कोई कलम इरेजर नहीं है। तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कलम इरेजर नहीं होगा। तो ये वाला क्या हुआ, हमारा गलत हो गया। बात समझ में आई। तीसरा, सम इरेजर्स आर पेंसिल, कुछ इरेजर पेंसिल हैं। तो हम तो देख रहे हैं कि पूरा का पूरा पेंसिल ही इरेजर है, तो इसमें कुछ की बात ही कहाँ होती है। तो ये भी सही है। मतलब कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 3 ये दोनों क्या है, करेक्ट है। तो हमारा ऑप्शन देखते हैं, कंक्लूजन ये नहीं होगा, कंक्लूजन 1 एंड 2 ये नहीं होगा, कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो। तो हमारा कंक्लूजन 1 और 3 क्या किया, फॉलो किया। बात समझ में आ रही है। इसी प्रकार से हम लोग सिलोगिज्म के क्वेश्चन में पहले वेन डायग्राम बनाते हैं, उससे समझने का प्रयास करते हैं और ऐसे आंसर हम लोग निकालते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन है यहां पे, 7 boys A, B, C, D, E, F and G are stand in a straight line as follow। ये क्या है, 7 लड़के एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। ठीक, 7 लड़के एक स्ट्रेट लाइन में क्या हैं, खड़े हैं। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं, 7 लड़के एक स्ट्रेट लाइन में खड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब किस प्रकार से खड़े हैं इसको बता रहा है आपको। सबसे पहला देखिए, C इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड G। C जो है A और G के बीच खड़ा है। तो हम लोग कहीं भी C जो है A और G के बीच में खड़ा करा दिए हैं। अभी तो बस यही है हमारे सामने, अभी कोई पोजीशनिंग और पता नहीं है, तो हम लोग कुछ नहीं अभी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E। B जो है E के लेफ्ट में है। B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E। B जो है E के लेफ्ट में है। तो हम लोग इसको बस नीचे लिख देते हैं। B, अगर हम सबको मान रहे हैं कि सब किधर देख रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं। क्वेश्चन में इस बात पे गौर करना है कि आप स्टैंडिंग करते समय एक चेहरा जरूर करवा लें, चेहरा हम ऊपर की ओर रख रहे हैं या फिर नीचे की ओर रख रहे हैं। इससे हमें लेफ्ट और राइट में आसानी होती है। तो हम मान लेते हैं कि सभी बच्चे जो हैं ऊपर की ओर देख रहे हैं, इधर इनका राइट है और इधर इनका लेफ्ट है। तो सेकंड जो हमारा है कि B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E। B E के लेफ्ट में है। तीसरा क्या कह रहा है, G इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E। G जो है C और E के बीच में है। G जो है क्या है, C। देखिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम, यहाँ पे 7 लड़के हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्या कह रहा था, C इज स्टैंडिंग बिटवीन A एंड G। C A और G के बीच में बैठा दिए हैं। ठीक, कोई दिक्कत इससे नहीं। उसके बाद क्या कह रहा है, B इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ E। B जो है E के लेफ्ट में है, तो B को E के लेफ्ट में कर दिए। अगला क्या है, G इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड E। ये जो G है C और E के बीच में है।
ये जो जी है, बात समझिएगा, सी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड जी, सी ए और जी के बीच में है, सी ए और जी के बीच में बैठा दिए। बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी के ई के बगल में रख दिए लेफ्ट में। जी इज स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड ई, सी और ई के बीच में, सी और ई के बीच में जो है क्या है, जी है। तो अगर हम लोग देखिएगा यहाँ पे जी को ऐसे रखें, जी सी ए, ऐसे तो हो सकता है, जी सी ए, जी सी ए रखेंगे तभी तो हम लोग को ये जो जी है वो ई और सी के बीच में आएगा। बात समझ में आ रही है? जी जो है ई और सी के बीच में आया कि नहीं आया? जी इज स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड ई। और अगला क्या कह रहा है, डी इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी, और जो डी है एफ और सी के बीच में है। डी इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी, डी जो है एफ और सी के बीच में स्टैंड कर रहा है। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब हम लोग इसको कहीं ना कहीं से आसानी से इसको बैठा देंगे ऊपर में। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि एफ को कहां पोजीशनिंग करेंगे। तो एफ को हम लोग कहां पोजीशनिंग करेंगे, तो एफ कह रहा है कि डी जो है एफ और सी के बीच में है। तो यहां पे आ गया हमारा सी और यहां पे आ गया हमारा बी और ई। तो हम लोग इसको देखते हैं, यहां पे बी अगर हम लोग रख दें, यहां पे ई रख दें, यहां पे जी रख दे, यहां पे सी रख दे, यहां पे ए रख दे। अगर हम लोग ये पोजीशन रखते हैं, ठीक, अगर हम लोग क्या करते हैं, ये पोजीशन रखते हैं, तो डी कह रहा है कि डी एफ और सी के बीच बैठा हुआ है। डी जो है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है, डी जो है एफ और सी के बीच में बैठा हुआ है। लेकिन यहाँ पे सी कह रहा है खुद ए और जी के बीच में बैठा है। तो यहाँ पे डी इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी जो है, तो हम लोग इसको कहां बैठाएंगे, ये चीज पे आप गौर करते हैं कि हम लोग अब D को कहां पोजीशनिंग करें। तो यहां पे देखिए, अगर यहां पे हम इसे यहां पे रखें, यहां पे C रखें, देखिए D इज स्टैंडिंग बिटवीन C एंड D, D इज स्टैंडिंग बिटवीन F एंड C। D जो है F और C के बीच में क्या कर रहा है, बैठा है। D F और C के बीच में बैठा है, D F और C के बीच में खड़ा है। तो हु इज स्टैंडिंग बिटवीन द मिडल, तो सबसे बीच में कौन है, आपसे ये पूछ रहा है। तो सबसे बीच में हमारा इससे क्या आया, सी आया कि नहीं आया? तो हमारा सी क्या हुआ, करेक्ट आंसर हुआ सी। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले कोई भी रैंकिंग के सवाल बनाते समय हम लोग क्या करते हैं, एक बार जब पूरा पोजीशनिंग ले लेते हैं तो एक बार फिर से क्वेश्चन को गौर से पढ़ते हैं कि हम सब में फिट बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं। नहीं बैठेंगे तो फिर हम लोग पोजीशन उसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, सी इज स्टैंडिंग बिटवीन ए एंड जी, सी जो है ए और जी के बीच में बैठा हुआ है, ठीक है। अगला क्या है, खड़ा है। बी इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी जो है ई के लेफ्ट में है, बी जो है ई के लेफ्ट में है। सब लोग ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो बी क्या हुआ, ई के लेफ्ट में है। जी इज स्टैंडिंग बिटवीन सी एंड ई, जी जो है सी और ई के बीच में खड़ा है। जी जो है सी और ई के बीच में खड़ा है, खड़ा करा दिए। उसके बाद कह रहा है डी इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी, डी जो है एफ और सी के बीच में है, डी एफ और सी के बीच में है। लेकिन आपको देखिए एक बात पे यहां गौर करिएगा, ध्यान से गौर करिएगा कि सी पहले ही कह रहा है कि ए और जी के बीच में है। बात समझ में आ रही है? सी जब पहले ही आपसे कह रहा है कि ए और जी के बीच बैठा हुआ है, तो ये वाला बात देखिए दोस्तों, डी इज स्टैंडिंग बिटवीन एफ एंड सी, ये कैसे पॉसिबल है? यहां पे सी अगर कह रहा है आपसे कि सी ए और जी के बीच में बैठा है, तो C जो है A और G के बीच में बैठा है, तो C के अगल बगल में A और G ही हो सकता है, D तो कभी आ ही नहीं सकता है। इस कारण कोई अगर ये कह दे कि F और C के बीच में D बैठा हुआ है, F और C के बीच में, तो अगर हम F इधर कर दें तब भी इसके बीच में G रहेगा, F अगर इधर कर दें तब भी इसके बीच में A रहेगा। तो हमको यहाँ पे इस बात पे गौर करना पड़ेगा कि यहाँ पे एडजेक्ट बीच में नहीं कह रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर ही अपने आप को काट रहा है। पहले स्टेटमेंट और चौथे स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, काट दे रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट और चौथा स्टेटमेंट एक दूसरे को काट दे रहा है, तो या तो इसका आंसर नन ऑफ दीज होगा। पहली बात एकदम ध्यान से गौर से सुनिएगा, या तो इसका ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, या तो फिर यह एडजेक्ट बीच में, यह चौथा सेंटेंस नहीं कह रहा है कि एडजेक्ट बीच में नहीं बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? तो आपको इस टाइप से भी सवाल मिल सकते हैं।
तो हम लोग क्या किए, बस सी और एफ के बीच में इसको हम लोग बैठा दिए। हम लोग ये एडजेक्ट बीच में तो नहीं बैठेगा क्योंकि पहला लाइन ही हमारा इसको बाइकआउट कर रहा है। तो इस बात पे अगर हम लोग ऐसे पोजिशनिंग करते हैं तो सबसे बीच में क्या आएगा, इसका आंसर सी आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो हमारा पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, ये कैलेंडर का क्वेश्चन है। कैलेंडर के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? सबसे पहले तो आपको कैलेंडर आप जानते ही होंगे, इसमें डेज रहते हैं, मंथ रहते हैं। और इस वाले क्वेश्चन को हम लोग पढ़िए, प्रियाज बर्थडे इज ऑन ट्यूसडे 11 अप्रैल। ऑन व्हाट डे ऑफ द वीक विल बी रानीज बर्थडे इन द सेम ईयर इफ रानी वाज बॉर्न ऑन 31 अगस्त। 11 अप्रैल को मंगलवार के दिन प्रिया का जन्मदिन था। इसी साल रानी 31 अगस्त को जन्म हुई है। तो इस दिन कौन सा दिन पड़ेगा, मतलब 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा जिस वर्ष 11 अप्रैल को मंगलवार था? सिंपल सा ये सवाल पूछा जा सकता है। इस सवाल में जरा सा बर्थडे वगैरह बढ़ा दिया है, लेकिन एक ही क्वेश्चन है कि किसी साल 11 अप्रैल को मंगलवार है तो उसी साल 31 अगस्त को कौन सा दिन होगा। बस सिंपल सी बात ये है। तो देखिएगा 11 अप्रैल को मंगलवार है तो आपको एक्स्ट्रा डेज का कंसेप्ट मालूम होगा कि एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं। नहीं भी मालूम है तो यहाँ पे सीख लीजिए। 11 अप्रैल को है क्या, मंगलवार है। और अप्रैल में कितना दिन होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 30 दिन होता है अप्रैल में। तो 11 दिन तो पहले बीत गया, तो 19 दिन बचा किसमें, अप्रैल में। अप्रैल में कितना दिन बचा बाबू, 19 दिन बचा। अब मई में कितना दिन बचा, मई में क्या होता है, ये होता है 31 का। मई, अप्रैल, मई, जून, देखिए जून कितना का होता है, 30 दिन का। जुलाई कितना का होता है, 31 दिन का। और यहाँ पे क्या है, 31 अगस्त तक हमको पहुंचना है, तो अगस्त हमारा 31 दिन का हो गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? 31 दिन का हमारा अगस्त हो गया। अब अप्रैल में एक्स्ट्रा डेज कितना है, अप्रैल में एक्स्ट्रा डेज कैसे निकालते हैं, इसमें 7 से डिवाइड करके। तो 19 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी के 14, कितना बचेगा, 5 इसका एक्स्ट्रा डेज है। मई में 31, 7 चौके 28, 3, ठीक है। जून में 30, 7 चौके 28, 2 एक्स्ट्रा डेज बचा। जुलाई में 31, ठीक, इसमें 3, और अगस्त में 31, इसमें 3। ठीक है, बात क्लियर? अब हम लोग क्या करेंगे, इन सभी एक्स्ट्रा डेज को जोड़ लेंगे। तो 5 3 8, 8 2 10, 10 3 13, 13 और 3 क्या हो जाएगा, 16। 16, तो 16 को अगर हम 7 से डिवाइड दें, 16 को अगर हम 7 से डिवाइड दें तो 7 दूनी के 14 होगा और 2 इसका एक्स्ट्रा डेज होगा, 2 एक्स्ट्रा डेज होगा। ठीक है, तो 2 एक्स्ट्रा डेज को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 11 अप्रैल को जब ट्यूसडे है, 11 अप्रैल को क्या है, जब ट्यूसडे है, तो इसमें हम लोग 2 जोड़ देंगे, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। मतलब हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्सडे ही रहेगा, गुरुवार, THRUS, थर्सडे यहां पे आ जाएगा इसका आंसर। बात समझ में आ रही है? तो एक्स्ट्रा डेज को हम लोग को ऐड करना होता है। एक्स्ट्रा डेज जैसे 31 अगस्त तक पहुंचना है तो 31 अगस्त तक ही लेना है, 30 अगस्त तक नहीं लेना है कि 30 अगस्त तक लेके हम लोग 31 में जाएंगे, नहीं, हम लोग 31 अगस्त तक ही लेंगे। 31 अगस्त में एक्स्ट्रा डेज रहेगा 3, तो यहाँ पे 3 को ऐड कर दिए। उसके बाद टोटल एक्स्ट्रा डेज निकालें। एक्स्ट्रा डेज का अर्थ होता है कि 7 से डिवाइड देने के बाद जितना शेष बचे, जितना रिमाइंडर बचे, वो एक्स्ट्रा डेज होता है। तो इसी प्रकार से ट्यूसडे में हम लोग 2 जोड़ दिए तो क्या आ गया, थर्सडे। मतलब जिस साल 11 अप्रैल को मंगलवार था उसी साल 31 अगस्त को बृहस्पतिवार होगा। बात समझ में आ रही है? इसी प्रकार से हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा है ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन किस पे है, ब्लड रिलेशन का अगला क्वेश्चन है हमारा। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन में क्या पहले मैं बता चुका हूं कि इसमें 2 चीज पे बस गौर करना रहता है, जेनरेशन पे गौर करना रहता है और किस पे गौर करना रहता है, मेल फीमेल के पोजीशनिंग पे गौर करना रहता है। तो देखिए यहाँ पे राहुल एंड रॉबिन्स आर ब्रदर, राहुल और रॉबिन क्या है, भाई हैं। तो ये रहा राहुल और ये रहा रॉबिन, ये दोनों क्या है, भाई हैं। ठीक, राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, प्रमोद जो है रॉबिन्स का पिता है। राहुल और रॉबिन, राहुल और रॉबिन भाई हैं। प्रमोद जो है राहुल का क्या है, पिता है। प्रमोद इज रॉबिन्स फादर, तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ गया, यहाँ पे पॉजिटिव साइन, यहाँ पे पॉजिटिव साइन।
शीला इज प्रमोद सिस्टर। शीला क्या है? प्रमोद की बहन है। शीला क्या है? प्रमोद की बहन है। ठीक है। प्रेमा इज प्रमोद नाइस। प्रेमा क्या है? प्रमोद की भतीजी है। प्रेमा प्रमोद की भतीजी है। तो भतीजी है, इसका क्या अर्थ हुआ कि या तो इसकी क्या है? पुत्री होगी प्रेमा। इसकी क्या होगी? पुत्री होगी प्रेमा। ठीक है। प्रेमा प्रमोद की भतीजी है। शुभा इज शीलाज ग्रैंड डॉटर। शुभा जो है शीला की पोती है। शुभा जो है क्या है? शीला की पोती है। शुभा जो है क्या है? शीला की पोती है। शुभा शीला की क्या है? पोती है। मतलब इससे 2 जनरेशन नीचे हो गया। तो हाउ इज राहुल रिलेटेड टू शिवा? तो राहुल जो है इससे किस प्रकार संबंधित है? अब आप ही सोचिए राहुल इससे किस प्रकार संबंधित होगा। राहुल रॉबिन का भाई है। प्रमोद रॉबिन का पिता है। ठीक, प्रमोद क्या है? रॉबिन का पिता है। शीला प्रमोद की बहन है। शीला प्रमोद की बहन है। प्रेमा प्रमोद की भतीजी है। प्रेमा प्रमोद की भतीजी है। ठीक है, प्रेमा को प्रमोद की भतीजी कर दिए हम। उसके बाद शुभा जो है शीला की पोती है। शुभा जो है शीला की क्या है? पोती है। तो यहाँ पे भतीजी, यहाँ पे अगर भांजी रहता तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? प्रेमा प्रमोद की भतीजी है। तो भतीजी यहाँ पे 2 चीज आता है। यहाँ पे क्या आता है? 2 चीज आता है। इंग्लिश में जो यहाँ पे नाइस लिखा हुआ है इसका अर्थ होता है भतीजी भी और भांजी भी, होता है कि नहीं? तो इसमें ज्यादा टेंशन नहीं है। या हो सके ये प्रेमा की बेटी, ये शीला इसकी बेटी हो, शीला की बेटी या बेटा हो, पता नहीं, यहाँ पे साइन नहीं दिया है। और या तो इसके कोई और भाई की बेटी हो, ये भी हो सकता है। इसमें चिंता नहीं करनी है कि इसकी है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नाइस लिखा हुआ है। तो यहाँ पे इंग्लिश में भतीजी और भांजी दोनों होता है। यहाँ पे भतीजी लिखा हुआ है, मतलब इससे लग रहा है कि इसके कोई भाई की बेटी या फिर बेटा होगा। तो इससे ज्यादा परेशान नहीं होना रहता है। अगला क्या है? शुभा शीला की पोती है। शुभा जो है शीला की पोती कर दिए। तो अब आपसे पूछ रहा है कि राहुल शुभा से कैसे संबंधित है? भाई नहीं होगा, चचेरा भाई नहीं होगा, चाचा। इस बात पे गौर करना, चाचा और भतीजा। तो यहाँ पे चाचा हो सकते हैं क्योंकि इसकी पोती है। इसकी पोती है, हो सके इसके बेटा के बेटी या बेटा हुआ, इसके पुत्र। तो ये तीनों आपस में क्या हो जाएंगे? भाई हो जाएंगे। ये तीनों जब भाई हो जाएंगे तो भाई का बेटा या बेटी क्या हो जाएगा? ये सब चाचा लगेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? चाचा लगेगा कैसे? तो ये चाचा हो गया। तो इसका क्या कर देंगे हम लोग? यहाँ पे अंकल का साइन टिक कर देंगे। बात समझ में आ रही है कैसे? क्योंकि ये जो है इसकी पोती है, तो मतलब इसके पुत्र की पुत्र होगी, इसके पुत्र की पुत्री होगी या फिर पुत्र होगा। ऐसा तो कुछ यहाँ पे क्लियर, पोती है मतलब पुत्री होगी। शीला जो है इसकी पुत्री है, मतलब इसके पुत्र की पुत्र है। तो ये तीनों क्या हुए? आपस में भाई बहन हो गए। ये तीनों जब आपस में भाई बहन हो जाएंगे तो इसकी जो बेटी होगी ये इसकी क्या लगेगा? ये इसकी क्या लगेगा? चाचा ही लगेगा। तो इसका करेक्ट आंसर चाचा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो हम लोग जनरेशन चलते हैं, एक जनरेशन ऊपर, सेम जनरेशन, एक जनरेशन नीचे, इस प्रकार से सॉल्व करते हैं। बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पोजीशनिंग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पोजीशनिंग का है। देखिए पोजीशनिंग का यहाँ पे क्वेश्चन, रमेश दाहिने छोर से 5वें स्थान पर है। रैंकिंग का क्वेश्चन है। रमेश जो है दाहिने छोर से, रमेश जो है क्या है? दाहिने छोर से। रमेश दाहिने छोर से किस स्थान पे है? 5वें पोजीशन पे है। सॉरी, किधर से? दाहिने छोर से 5वें पोजीशन पे है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे? रमेश को दाहिने छोर से 5वें पोजीशन पे लाएंगे। ये 5वें पोजीशन पे आ गया। रमेश इज 5th फ्रॉम राइट एंड एंड योगेश इज 15th फ्रॉम लेफ्ट एंड। और ये जो योगेश है वो किस है? इधर से 15वें पोजीशन पे है। बात समझ में आ रही है? इधर से किस पोजीशन पे है? 15वें पोजीशन पे है। उसके बाद दे इंटरचेंज देयर प्लेसेस। उसके बाद ये दोनों अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। इसका अर्थ है कि रमेश यहां पे आ जाता है और योगेश यहां पे चला जाता है। ठीक है। योगेश बिकम 24 फ्रॉम लेफ्ट। तो योगेश जो यहां गया है ये लेफ्ट से किस पोजीशन पे गया बाबू? 24वें स्थान पे चला गया। ये इधर से किस स्थान पे चला गया?
24वें स्थान पे चला गया, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट्स की संख्या कितनी है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इधर से ये 15 पे है, इधर से ये 5 पे है। अब ये दोनों अपना पोजीशन इंटरचेंज किए, योगेश यहां चला गया और रमेश यहां आ गया। तो योगेश जब यहां चला गया तो लेफ्ट से 24वें स्थान पर ये क्या किया, पहुंच चुका है। लेफ्ट से जैसे ये 24वें स्थान पे पहुंच चुका है तो आपको मालूम है कि इसके पहले इधर 4 स्टूडेंट थे, 4 थे तब तो ये यहाँ पे 5वां पे था। तो ये जो इधर से 5वां पे था इधर से 24वें पे चला गया। तो आपसे टोटल पूछ रहा है, तो यहाँ 24 और यहाँ 4, तो 24 और 4 कितना हो जाएगा बाबू, यहाँ पे टोटल 28 स्टूडेंट आ जाएगा। मतलब बी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। टोटल कितने स्टूडेंट हो गए, 28 स्टूडेंट हो गए। ये तो क्वेश्चन हो गई टोटल की। अगर आपसे पूछ दे कि बीच में कितना है तब भी आप आसानी से बता सकते हैं कि यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 5 है, यहाँ पहुंचते पहुंचते 24 हो गया। तो 15 से यहाँ 24 हो गया, तो 5 और 3 8 क्वेश्चन यहाँ पे बीच में है, तो 8 5 13 हो जाएगा। 8 जब बीच में है तब तो यहाँ पे 24वें पोजीशन पे आ जाएगा, तो 8 यहाँ बीच में आ गया। तो इस प्रकार से इसका क्या हुआ, हम लोग टोटल आंसर पता कर पाए 28 नंबर। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए क्या कर रहा है, ये सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। सीटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन देखिए, आसानी से समझने का प्रयास करिए। क्या कह रहा है सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन हमारा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आर सिटिंग अराउंड अ सर्कल फेसिंग द सेंटर। ए बी सी डी ई एफ जी एक सर्कल पे बैठे हुए हैं और सेंटर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, C is third to the left of A, C A के बाएं से तीसरा है, E is fourth to the right of A, D is fourth to the left of I, who is second to the right of A, F is, मतलब इस प्रकार से आपको 4 या 5 कंडीशन देता है और उसके बाद आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहता है। तो देखिए हम लोग इसका क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। एक सर्कल हम बना लिए सबसे पहले, उस पर कितना लोग बैठा रहा है, 9 लोग, 3 3 6 और 3 9 लोग बैठा रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोग के हम क्या किए, बैठा लिए। अब यही बैठाने के लिए कह रहा है सबसे पहले कि किधर देख रहा है, तो फेस सेंटर की तरफ ये लोग देख रहे हैं, मतलब सबका फेस इधर है। ये क्यों बताया, इससे आपका लेफ्ट राइट का क्लियर हो जाएगा, कौन लेफ्ट में है कौन राइट में है। अगला क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी जो है ए के लेफ्ट में तीसरा है, तो ए अगर यहां पे बैठा हुआ है, यहां पे बैठा हुआ है तो 1 2 3 तीसरे पे सी आया। ए अगर इधर बैठा हुआ है इधर मुंह करके, तो देखो ए अगर इधर मुंह करके बैठा हुआ है तो इसका लेफ्ट इधर है, इसका लेफ्ट इधर है, तो वही तो कह रहा है कि सी इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। सी ए के बाएं से तीसरे पोजीशन पे है। ठीक है, अगला क्या है, ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ई जो है ए के दाहिने से चौथे स्थान पे है, तो 1 2 3 4 ए को हम लोग क्या किए, यहां पे ई को बैठा दिए। बात समझ में आ रही है, सी का पोजीशन कर दिए हम लोग क्लियर, ई का पोजीशन हम लोग कर दिए किए। ई इज फोर्थ टू द राइट ऑफ ए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। अब देखना हु यहां पे आया है, तो हु किसके लिए आया है बाबू, आई के लिए आया है। अब बात आपको बताए थे कि हु जब जस्ट नजदीक वाले के लिए आता है, तो हु आई के लिए आया है। तो यहां पे क्या कह रहा है, हु इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ए। तो आई जो है ए के दाहिने से दूसरे स्थान पे है, तो दाहिने से दूसरे स्थान पे हम लोग आई को बैठा दिए। ठीक, और जो आई है डी इज फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ आई, और डी जो है ए के आई के बाएं से चौथे स्थान पे है, तो 1 2 3 4, तो यहां पे डी हो गया। तो डी जो है आई के 1 2 3 4 बाएं से चौथे स्थान पर हो गया। बात समझ में आ रही है। एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ जो है एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। एफ बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, एफ बी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, लेकिन इसका कोई अभी तक लाइन हमारा क्लियर नहीं है कि कहां कहां पे इसको रखें, तो हम इसको एक अभी रोके रहते हैं।
जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए। जी जो है ए का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो जी अगर ए का इमीडिएट नेबर नहीं है तो आपसे अब देखो क्या कर रहा है, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। अगर हम लोग बी को यहां पे रखते हैं, बात समझिए, यहां पे क्या रखते हैं हम लोग, बी को रखते हैं, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, तो इसके लेफ्ट में एफ तीसरे पोजीशन पे आ जाएगा, तो एफ को हम लोग यहां रख दिए। बात समझ में आया, एफ इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी कर दिए। अब कह रहा है जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, ए के इमीडिएट नेबर में जी नहीं है, तो जी को हम लोग यहां पे नहीं रखेंगे, इमीडिएट नेबर नहीं है मतलब यहां पे और यहां पे जी नहीं होगा, तो जी का एक ही पोजीशन बच गया बाबू, यहां पे बच गया कि नहीं बच गया, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए, तो जी को हम लोग यहां पे रख दिए। अब क्या कौन सा बचा, ए बी सी डी ई एफ जी एच बचा था, तो हम लोग एच को क्या करेंगे, यहां पे रख देंगे, जो बचेगा वही तो यहां पे रखेंगे। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एच विथ रिस्पेक्ट टू ई, तो E के रिस्पेक्ट में H का क्या पोजीशन है, तो देखिए E बाएं अंदर की ओर देख रहा है, तो H का व्हाट इज पोजीशन ऑफ H, H का पोजीशन पूछ रहा है, H का पोजीशन पूछ रहा है E के रिस्पेक्ट में, तो आप बताइए E के बाएं से किस स्थान पे H है, तो लेफ्ट से इसके तीसरे स्थान पर H है। बात समझ में आई कि नहीं आई, H जो है E के बाएं से तीसरे स्थान पर है। बात समझ में आया, क्लियर हुआ पूरी तरह से कि जैसे जैसे क्वेश्चन कहे उस प्रकार से हमको सीटिंग करवा देना है, उस प्रकार से सीटिंग करवा देने से आसानी से हम क्वेश्चन इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप कर भी रहे होंगे और कर भी लेंगे। अगर इस प्रकार से अगर आप 10 क्वेश्चन भी आसानी से अगर लगा लेते हैं तो आपको एग्जामिनेशन में कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि ये हमारा टोटल आज का लेक्चर था, जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस किया सीटिंग अरेंजमेंट पे, रैंकिंग पे, उसके बाद किस पे किए हम लोग, ब्लड रिलेशन पे किए हैं, सीरीज पे किए हैं, कोडिंग डिकोडिंग पे किए हैं। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रीजनिंग का उस पे हमने अभी कुछ क्वेश्चन करवाने का आपको क्या किया, पूरी तरह से प्रयास किया, और आप उसको ध्यान पूर्वक अगर आप देखेंगे, आप इन क्वेश्चंस को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आपको ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम हल्का सा प्रैक्टिस कर लें, थोड़ा कंसेप्ट का यूज कर लें, तो रीजनिंग का एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा भी नहीं और गलत भी नहीं होगा। इस कारण आप एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में पूरी तरह से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ जाएं, वहां पे फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिखें और हर एक क्वेश्चन को टच करें। रीजनिंग का क्वेश्चन अगर एक भी छूटता है तो बात समझिए बाबू, आपको रैंक को बहुत पीछे कर देगा। एक भी क्वेश्चन रीजनिंग का नहीं छूटना चाहिए। मैथ्स में आप लगातार मेहनत किए होंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप उसे भी सॉल्व करेंगे। जीके जीएस के बारे में भी आपको मालूम है कि जीके जीएस का अथाह सागर है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बीएचयू वर्ल्ड के द्वारा जो भी हमारे क्लास में ज्वाइन किए होंगे उनको जो मटेरियल दिया गया है, प्रोबेबिलिटी है कि उससे ज्यादा सवाल नहीं पूछे जाने की संभावना है। ऐसे फिर से कह दूं कि जीके जीएस का अथाह सागर है, लेकिन हम लोग पूरा क्वेश्चन वाइज एग्जामिनेशन के पैटर्न से ही अपना लेक्चर देते हैं, जिससे आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको हमारा ये कैप्सूल का लेक्चर अच्छा लगा होगा तो आप जरूर इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ें, इसमें सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे बीएचयू की एग्जामिनेशन से रिलेटेड हर एक जानकारी आपके ऊपर सबसे पहले पहुंचे और लगातार आप इससे अपडेट रहें। तो मिलते हैं नए लेक्चर में कुछ और क्वेश्चंस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।